हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मधुबाला एजुकेशन हब में। हमने ज्योमेट्री की पहली वीडियो में कुछ चीज़ों को कवर किया था, जैसे कि पॉइंट, लाइन और लाइन सेगमेंट, रे, और लास्ट में हमने एंड किया था एंगल्स पर। तो वहीं से शुरुआत करते हैं एंगल से। देखिए, एंगल के बारे में बताया था कि दो रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है वही आपका एंगल कहलाता है। जैसे दो रेखा है आपकी, दो रेखाओं के बीच में जो भी झुकाव है आपका वही आपका एंगल कहलाएगा। ठीक है। और इसमें एक चीज और समझेंगे हम कि इसी को हम आंतरिक कोण भी कहते हैं। इसी को हम आंतरिक कोण भी कहते हैं। यानी दो रेखाओं के बीच में दो रेखाओं के बीच यानी कि अंदर की ओर बनने वाला कोण ही आपका आंतरिक कोण कहलाता है। ठीक है, आंतरिक कोण। एक कोण होता है आपका बाह्य कोण। यानी जब आप इसको आंतरिक कोण कहेंगे तो इसके ठीक जो बाहर एंगल है आपका ये आपका बाह्य कोण कहलाएगा। तो आंतरिक कोण को समझा आपने और बाह्य कोण को समझा। अंदर की ओर बनने वाला कोण आपका आंतरिक कोण कहलाता है और बाहर की ओर बनने वाला कोण आपका बाह्य कोण कहलाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इसी में। अब कुछ छोटी छोटी सी चीज पढ़ते हैं उसी में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपको पता है, इसमें थीटा की वैल्यू जो होती है आपकी वो 0 डिग्री से तो बड़ी होती है, लेकिन 90 डिग्री से क्या होती है आपकी छोटी होती है। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये आपका एक एक्यूट एंगल है। ठीक, उसके बाद आगे बात करते हैं राइट एंगल की। आपका राइट एंगल जो होता है इसमें एक कोण जो होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। एक कोण आपका कितना होता है 90 डिग्री का होता है। इसमें थीटा बराबर जो होता है आपका वो 90 डिग्री का होता है। ठीक, इस पे आप एक चीज और समझेंगे। जैसे मैंने ये आपको समकोण त्रिभुज बनाया है, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। मैं बी को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। सपोज कर लेते हैं ये है, ये बिंदु आपका ए है, तो आप कह सकते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक, जब डी को मैंने थोड़ा सा आगे और बढ़ाया तो आप कह सकते हैं कि ए बी जो है वो डीसी पर क्या है, लंब है। ए बी जो है वो डीसी पर क्या है, लंब है। ठीक, ए बी जो है वो डीसी पर लंब है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा बराबर 90 दे रखा है तो बाकी के बाकी के जो दो कोण बचे हुए हैं या तो वो 45-45 के होंगे या फिर दोनों कोणों का योग जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। सपोज कर लेते हैं अगर ये एंगल ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का है। ठीक, बाकी ये तो बचे हुए कोण हैं या तो ये 45 के होंगे। अगर ये दोनों एंगल आपके 45 के हैं तो आप इस ट्रायंगल को कहोगे कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा आपका। क्योंकि जब दो एंगल बराबर हैं तो एंगल के सामने वाली भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, एंगल के सामने वाली भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, हमें पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आपको, राइट एंगल है, तो इन बाकी जो शेष बचे कोण हैं उनका सम 90 डिग्री का होगा। या फिर दोनों अगर समान कोण दे रखे हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल को हम बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण की क्या डेफिनेशन है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसमें एक एंगल होता है आपका, एक जो एंगल होगा वो आपका 0 यानी कि 90 से बड़ा होगा
और 180 डिग्री से कैसा होगा, छोटा होगा। इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। आप बना सकते हो त्रिभुज इस प्रकार से। ये जो एंगल है आपका, ये थीटा है आपका, ये 90 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन 180 डिग्री से कैसा है आपका, छोटा है। ठीक, उसके बाद में बात कर लेते हैं आपके एक सरल कोण की, यानी स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को आप कह सकते हो, एक आपने एक रेखा खींची, ये जो पूरा कोण बना हुआ है आपका, ये 180 डिग्री का, यहाँ थीटा की वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री होती है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक, आगे बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है आपका, वो आपका 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन 360 डिग्री से कैसा होता है आपका, छोटा होता है। इसका अगर मैं चित्र बनाऊं तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। ये जो एंगल होगा आपका, थीटा की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री से बड़ी होगी और 360 डिग्री से उसकी वैल्यू छोटी होगी। तो क्या समझे आप इसमें, रिफ्लेक्स एंगल में 180 डिग्री से थीटा की वैल्यू बड़ी होगी, लेकिन 360 डिग्री से कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी कि आप कह सकते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण आप जानते हैं कि संपूर्ण कोण का मतलब होता है पूरा एंगल, जिसकी वैल्यू होती है थीटा की वैल्यू आप कह सकते हो 360 डिग्री। तो ये आपका कंप्लीट एंगल हो गया, संपूर्ण एंगल हो गया। ठीक, उसके बाद हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, फिर उसके बाद बात करेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल की। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम कहते हैं कोटिपूरक। कोटिपूरक कोण का मतलब ये है कि दो कोणों को अगर आपका 90 डिग्री है तो वह आपका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कह सकते हैं हम इसको। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, यानी कि राइट एंगल है ये, ठीक है, संपूर्ण। मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर देता हूँ, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये इसको दो भागों में काट रहा है। ठीक है, इसको जो है एंगल आई सेक्टर नहीं, ये 60 भी हो सकता है, ये 30 हो सकता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि दो एंगल का यानी दो कोणों का जो सम है वो आपका कितना होना चाहिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 कह सकते हैं आप, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक, बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए आपका, 180 होना चाहिए। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर ये एंगल थीटा 1 है, ठीक, और ये एंगल आपका थीटा 2 है, ये एंगल आपका थीटा 1 है और ये एंगल आपका थीटा 2 है, तो आप कह सकते हैं कि एक ही लाइन पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर कितना होगा आपका, 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे समझा हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए आपके पास, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो 45 45 भी हो सकता है, 60 30 भी हो सकता है, और 45 35 भी हो सकता है। 45 35 नहीं होगा, सॉरी, 55 25 हो सकता है। मतलब दो कोणों को आपको जो है 90 डिग्री के बराबर लेके आना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम
पैरेलल लाइन, इसको हम कहते हैं हिंदी में समांतर रेखा। समांतर रेखा, ठीक। समांतर रेखा को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपने एक रेलवे ट्रैक देखा होगा इस प्रकार से, जो दो लाइन होती है ना वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, जहां अगर वो मिल भी जाए तो वो आपस में पैरेलल लाइन नहीं हो सकती। पैरेलल लाइन को समझना सिर्फ इतना ही है कि दो लाइन, सपोज करते हैं ये ए है, ये ए बी एक लाइन है और ये सी डी एक लाइन है। ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल लाइन, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, यानी एक दूसरे के समांतर है। इनकी जो बीच की दूरी होगी ना वो प्रत्येक जगह कैसी होगी, समान होगी। इनके जो बीच की दूरी होगी वो प्रत्येक जगह कैसी होगी, समान होगी। जैसे आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे आपके घर एक सीढ़ी होगी, सीढ़ी के ये वाला डंडा जो होता है और ये दूसरे वाले डंडे के कैसे होता है, बिल्कुल बराबर होता है, और बीच में जो छोटे छोटे डंडे लगे होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। सपोज करते हैं मैंने इसका नाम ले लिया ए, ये एक सीढ़ी का एक ए बी एक डंडा है, ये आपका एक सीढ़ी। ए बी जो है उस सीढ़ी के क्या है, समांतर है। मैं इसको ले लेता हूँ, ये कि ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है और ये आई है और ये जी। ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ई एफ जो होगा वो आपके जी एच के पैरेलल होगा, यानी समांतर होगा, और जी एच जो होगा वो आई जे के समांतर होगा, और आपका जो है आई जे जो होगा वो एक दूसरे, ये ई एफ जी एच आई जे तीनों जो हैं एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि समांतर है। तो आप यहाँ से समांतर रेखा के बारे में समझे, तो समांतर रेखाओं से जो है हम कोणों के रिलेशन के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से समांतर रेखाओं से हम और भी अन्य प्रकार के कोण जान सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं एक लाइन लेता हूँ यहाँ पे, इसका नाम है ए, और ये एक लाइन दे रखी है आपको ए बी। एक लाइन और लेता हूँ इसके समांतर, इसका मैंने नाम दिया सी और ये डी। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है, समांतर है। देखो समांतर की अगर आपको लिखना है तो शॉर्ट में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये समांतर का, ये समांतर को वह शो करता है, ये समांतर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप पूरा नाम नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप ए बी, इस लाइन का मतलब यही है कि जो ए बी है वो सी डी के क्या है, समांतर है। समांतर की यही पहचान है कि दोनों लाइन एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं और उन दोनों के बीच में जो दूरी होती है ना वो प्रत्येक जगह समान होती है, ठीक है। मैं इस पे एक तिर्यक रेखा और डाल देता हूँ, जिसको मैंने नाम दे दिया है, ये आपका एल है और ये आपका एम। एल एम क्या है, एक तिर्यक रेखा है। एल एम क्या है, तिर्यक रेखा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, ठीक है। अब इस पे हम एंगल डालते हैं, देखो एक एंगल तो आपका यही बनेगा, एंगल 1 मैंने इसको नाम दे दिया है, ठीक। एंगल 2 मैंने इसका नाम दे दिया, ये आपका हो जाएगा एंगल 3। इसी प्रकार से एंगल हो जाएगा आपका 4, ये एंगल आपका 5 हो जाएगा, ये 6, ये 7 और ये 8। ये मैंने एंगल इस पर डाल दिए, ठीक है। अब जो है हम इसमें पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल कि कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं। तो इधर लिख लेते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संगत कोण, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। संगत कोण, संगत कोण की क्या पहचान होती है, आप पहचान एक बार आप पहचान सीख जाएंगे ना तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं कि संगत कोण किसको कहते हैं और किस प्रकार से हम निकालते हैं। संगत कोण का मतलब होता है एक जैसे एंगल दिखने वाले, यानी एक जैसे दिखने वाले को आप कहेंगे संगत कोण। जैसे मैं कहूँ आपसे एंगल एक गौर से देखना कि एंगल एक क्या एंगल 5 की तरह दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है।
एंगल ए की क्या एंगल 5 की तरह दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि एंगल ए बराबर होगा एंगल 5 के। फिर आप कहोगे कि एंगल 2 भी 6 के बराबर दिखाई दे रहा है, 6 की तरह है। एंगल 2 जो है वो एंगल किसकी तरह दिखाई दे रहा है आपको, वो 6 की तरह। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा। ठीक, बात कर लेते हैं इस वाली साइड में। देखते हैं कि एंगल जो 4 है आपका, एंगल 4 वो किसके बराबर है, तो आप कहोगे कि एंगल 4 जो है वो मेरा एंगल 8 के बराबर है। ठीक, एक एंगल और देखते हैं। आप कहोगे कि अब ये एंगल जो 3 है आपका वो एंगल 7 की तरह दिखाई देता है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि एंगल 3 बराबर होगा आपके एंगल 7 के। ठीक, तो यहाँ से मैंने कोरस्पॉन्डिंग एंगल को समझा। संगत कोण का मतलब यही है कि एक जैसे दिखने वाले एंगल ही आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ठीक है, देखो आप और से देख सकते हो कि एंगल जो 1 है आपका एंगल 5 की तरह दिखाई दे रहा है, तो आप कह सकते हैं कि एंगल 1 आपका एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से आप देखो कि एंगल जो 2 है आपका कि एंगल 6 की तरह दिखाई देता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल श्योर कि हाँ एंगल 2 जो है वो एंगल 6 की तरह ही है, तो एंगल 2 आपका 6 के बराबर है। ठीक उसी प्रकार से एंगल 4 आपका एंगल 8 के बराबर होगा, और एंगल 3 आपका किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। ठीक, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात हो गई। आगे हम बात करेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल की। इसकी बात करने वाले हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल की, जिसको हम कहते हैं शीर्ष अभिमुख कोण। वर्टिकल अपोजिट एंगल में यहाँ लिख देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल को पहचानना सबसे ज्यादा इजी है। आप सिर्फ इस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से आपकी कैंची होती है ना, कैंची यानी क्रॉस, कैंची जब हम खोलते हैं तो क्रॉस की तरह चिन्ह बन के आता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने देखा होगा रेलगाड़ी के डब्बे के पीछे जो सबसे पीछे वाला डब्बा होता है उसमें क्रॉस लगा होता है, आपको उसी क्रॉस को याद रखना है। तो आप कह सकते हैं कि जो डायरेक्टली एक दूसरे के सामने वाले जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। एक दूसरे के सामने वाले एंगल कैसे होते हैं, समान होते हैं। ये भी चीज मैं प्रूव करूंगा कि किस प्रकार से समान होते हैं। पहले हम लिख लेते हैं। तो आप कहेंगे कि एंगल एक, आप देख सकते हो इस प्रकार से, देखो आप ये क्रॉस बन रहा है, तो आप कहोगे एंगल एक के सामने क्या है, एंगल 3 है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एंगल एक बराबर होगा वो एंगल 3 के होगा। ठीक इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के बराबर होता है, तो आप इसको लिख सकते हो कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। नीचे वाले में बात कर लेते हैं हम इसमें। तो एंगल 5 आपके एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 5 जो होगा वो एंगल 7 के बराबर होगा। और आपका एक एंगल और बच्चा एंगल 6 किसके बराबर होगा, आपका एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 6 जो है वो एंगल 8 के बराबर होगा। ठीक, अब समझते हैं इसको कि क्यों होगा आमने सामने के कोण क्यों बराबर होते हैं। तो आप जरा इस चीज को जरा ध्यान से समझें। आपको पता है कि एक सरल रेखा पर जो कोण होता है पूरा वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक, अगर मैंने सपोज कि मैंने ये वाला एंगल मान लिया थीटा डिग्री का है, ये एंगल अगर थीटा डिग्री का है, तो आप सिर्फ ये वाली लाइन देखें, ए और बी को देखें, सी और ये डी। आप सी डी को 1 मिनट के लिए भूल जाएं, सिर्फ ए और बी देखें। ए बी एक सरल रेखा है, अगर इस पर ये वाला एंगल थीटा डिग्री का है तो बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस थीटा डिग्री होगा, क्योंकि सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक, अब आप जरा थोड़ा सा सीडी पर जाएं। अब इस वाली लाइन पर जरा आप जाएंगे, जो सीडी जो लाइन है सीडी पे जाइए। जब सीडी का इतना एंगल 180 माइनस थीटा का है, तो बाकी जो बचा हुआ एंगल वो कितने डिग्री का होगा, थीटा का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का ही तो कोण होता है। सपोज करो अगर ये 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को अगर मैं जोड़ दूं तो किसके बराबर आना चाहिए, आप कहोगे 180 के बराबर आना चाहिए। 180 के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो आप कहोगे 180 माइनस थीटा भी पहले दे रखा है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। अब आपको फिर गौर से देखना है
अगर ये ए बी को देखना है गौर से, ए बी का अगर इतना एंगल थीटा है तो आपको वो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो इसीलिए जो होते हैं आमने सामने के जो कोण होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण, यानी आमने सामने के कोण जो बराबर होते हैं उन्हीं को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, यानी कि शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला पढ़ेंगे हम अल्टरनेटिव एंगल, जिसको हम कहते हैं एकांतर कोण। अल्टरनेटिव एंगल हम दो प्रकार के एंगल पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम इंटीरियर एंगल, एक पढ़ेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल को कहते हैं हम आंतरिक कोण और एक्सटीरियर एंगल को कहते हैं बाह्य कोण। जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, क्या बताया था कि अगर ये एंगल बना हुआ है, जो अंदर की ओर एंगल है वो आपका कहलाएगा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल यानी कि आंतरिक कोण, और जो एंगल आपके बाहर की ओर बना हुआ है, यानी कि जो एंगल इस ओर बना हुआ है वो आपका कहलाएगा बाह्य कोण, यानी कि एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिव एंगल। इसी में अल्टरनेटिव एंगल इस प्रकार से निकालेंगे हम समांतर रेखाओं की मदद से। अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव एंगल, इसको कह सकते हैं हम एकांतर कोण। देखो अल्टरनेटिव एंगल को पहचानने का एक तरीका है, और आप उस तरीके से अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं, उस चीज को आप फॉलो करते हैं। देखो जहां भी आपको ना जेड तरह की आकृति मिल जाए, जहां पर भी आपको इस तरह की आकृति मिल जाए, वहां पर अल्टरनेटिव एंगल बनेगा। जेड वाली शेप मिल जाए आपको, उसको पकड़ लें, पकड़ने के बाद में ये देखें कि ये एंगल और ये एंगल आपके अल्टरनेटिव एंगल कहलाए। तो आप देख सकते हैं इसमें इस प्रकार से देखें जरा, क्या ये जेड की आकृति बना रही है, जेड की आकृति बना रही है। तो आपने देखा कि एंगल 3, एंगल 5 जो है जेड की आकृति में है और अंदर की ओर है। तो आप कह सकते हैं कि एंगल 3 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 5 के। एंगल 3 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 5 के। ठीक, आपने फिर देखा आपने कि इस प्रकार से हमने देखा कि एक जेड की आकृति तो ये भी बना रही है। आप कहेंगे कि एंगल 2 बराबर है किसके, एंगल 2 किसके बराबर होगा, तो एंगल 2 बराबर होगा आपके एंगल 8 के। एंगल 2 बराबर होगा आपके 8 के। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये जेड की आकृति में अंदर की ओर कोण बना रहे हैं, तो ये आपको कहलाएंगे इंटीरियर एंगल। ये दोनों के दोनों ही एंगल आपको कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल, यानी कि आंतरिक। बात कर रहे हैं बाह्य कोण की। बाह्य कोण को भी आप इसी प्रकार से निकालेंगे। जेड की आकृति आपको देखना है, जेड की आकृति एक तो ये बन रही थी, ये अंदर की ओर कोण बन रहे थे, आप देखेंगे बाहर की ओर। आपने देखा कि एंगल जो 4 है, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा क्या, तो आप कहेंगे होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। अल्टरनेटिव एंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर। एंगल 4 जो होगा वो आपके एंगल 6 के बराबर होगा। अगला जो एंगल है आपका एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 1 जो होगा वो एंगल 7 के बराबर होगा। ठीक, तो इन दो समांतर रेखाओं की मदद से हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक अल्टरनेटिव एंगल में हमने दो एंगल पढ़े। तो ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल, यानी कि अल्टरनेटिव यानी एकांतर कोण में ये बाह्य कोण है आपके। ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल में आपने दो प्रकार के एंगल पढ़े, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी आपने यानी समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं की मदद से पढ़े, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी पढ़े। देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो मैंने बताया था, एक जैसे दिखने वाले कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। वर्टिकल अपोजिट का आपको सीधा सा फंडा याद रखना है कि जहां भी क्रॉस मिल जाए वो आमने सामने के जो कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक,